हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं बहुत ही बदली बदली लग रही होंगी क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। आपने वैसे तो टॉपिक पढ़ ही लिया होगा किस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट मैंने सोचा मुझे अपनी जर्नी भी आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो आज मैं बहुत हिम्मत करके अपनी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जर्नी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्म में हेल्प करेगी। तो बने रहिएगा इस पूरी वीडियो में। मेरी जर्नी कैसी रही, कितने दिन की रही, एक एक चीज़ मैं शेयर करूँगी। और ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी तो क्योंकि मेरी जर्नी भी बहुत लंबी थी, ये सफ़र बहुत ईजी नहीं रहा था, तो वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी लास्ट वीडियो जो आपने देखी थी वो थी मेरी डिलीवरी की, मेरे बेबी की। मैंने बेबी गर्ल को बर्थ दिया था 21 अप्रैल को। एंड उसकी वीडियो मैंने अभी लेटर ऑन 2-3 महीने बाद अपलोड की है। करेंटली आई थिंक जुलाई में या जून में अपलोड की है। एंड वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि मेरी बच्ची हेल्दी बॉर्न हुई, मेरा सी सेक्शन भी ठीक रहा। बट उस अच्छी चीज़ के साथ एक बहुत ही गलत चीज़ हो गई थी मेरे साथ। वो ये कि डिलीवरी के दौरान मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। मींस हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट थी, 4 या 5 दिन हम वहाँ रहते हैं, तो सेकेंड डे 21 को ऑपरेशन हुआ था। आई थिंक 22 की नाइट को या 23 को, 22 या 23 को ही मेरी ऑक्सीजन लेवल लो होने लग गई थी। लेकिन वो फ्लक्चुएट हो रही थी, कभी वो फॉल होती थी तो कभी वो नॉर्मल आती थी। तो वहाँ पे जो नर्स वगैरह चेक करने आते थे तो वो सोचते थे कि मशीन में कुछ है या रैंडमली कभी फ्लक्चुएट हो रही है, ऑपरेशन हुआ है, ये है वो है। इस तरह से 4-5 दिन जो भी मेरे वहाँ रहे, वहाँ पे प्रॉपर फॉल नहीं हुई और उसको उन्होंने कोरोना के फॉर्म में नहीं कंसिडर किया। जबकि मैं बार बार डर भी रही थी और मुझे हो भी रहा था कि मेरी ऑक्सीजन क्यों फॉल हो रही है। मेरी ऑक्सीजन वहाँ पे नेक्स्ट डे ही 88 से 90 फॉल हो गई थी, जो ऑक्सीजन आपकी 97-98 रहती है। लेकिन वो एक बार चेक करते थे तो 88-90 आती थी, तो एक बार चेक करते थे 95-96 आती थी। तो वो फिक्स्ड नहीं हो रही थी कि प्रॉपर फॉल, और मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तो उस तरह से उसे कंसिडर नहीं किया। हाँ, मेरा डिस्चार्ज वहाँ से हुआ 25 अप्रैल को। लेकिन उससे पहले हमने कोरोना टेस्ट करा लिया क्योंकि सबसे पहला जो मेरा सिम्टम आया था वो था ऑक्सीजन लो होने का, जिसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया। उसके बाद मेरा गला भारी होने लग गया और जो लास्ट सिम्टम था वो था मुझे फीवर आया। मुझे वहाँ लाइट सा फीवर आया, उन्होंने मुझे पैरासीटामोल दे दी, वो चला गया, फिर पूरे दिन नहीं आया। तो उन्होंने रैंडम तरीके से मुझे डील किया क्योंकि वो एक गायनोकोलॉजिस्ट का हॉस्पिटल था, वहाँ कोरोना का कोई उस तरह से कोई इंतजाम नहीं था और ना ही कि उन्होंने कंसिडर किया था, क्योंकि डिलीवरी से पहले मेरा कोरोना टेस्ट हुआ था एंड इट वाज नेगेटिव। लेकिन डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद जो वो सर्विसेज देते हैं, फीमेल जो स्टाफ होते हैं, वो बहुत तरीके से आपसे और आपकी बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत हाइजीन के सेंस में। आप जानते हैं जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो आप पूरी तरह पे उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो मे बी उसी दौरान मुझे ये वायरस लगा। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उसी दिन से मेरा गला भारी हो गया था, लेकिन मुझे लगा मेरे को ग्लूकोज चढ़ रहा है कंटिन्यूअस, उसकी वजह से मेरा गला भारी हुआ है। मेरे सिम्टम्स उल्टे आए, पहले मुझे ऑक्सीजन लो हुआ, फिर मेरा गला भारी हुआ, उसके बाद मुझे फीवर आया। तो हमने 24 को कोरोना टेस्ट कराया था और 25 को हमारा डिस्चार्ज था। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट इतनी जल्दी वो शो नहीं करते हैं। लैब वाले बार बार टाल रहे थे कि अभी पता नहीं, अभी पता नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं आई, इस तरह से। बट मेरे को पूरा एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि मेरी ऑक्सीजन लो हो रही थी, हाई नहीं जा रही थी, 88-90 आने लग गई थी विदिन 2 डेज। और आगे जाके ये बहुत ज़्यादा वर्सन सिचुएशन हो गई। पूरी जर्नी शेयर करने से पहले मैं आपको करंटली ये बता देती हूँ कि मेरी ये जर्नी बहुत वर्सन रही। वो तो मेरी किस्मत अच्छी, मेरे बच्चों की किस्मत से मैं वापस आ गई, अदरवाइज़ ये यम्मी मम्मी की स्टोरी ख़त्म हो जाती। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम रहा, बट हाँ, मैंने विद द ग्रेस ऑफ गॉड इस जर्नी को सर्वाइव किया। मैंने ये वॉर जीता और आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ अपने घर में अपने बच्चों के साथ। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस चीज़ को डिफाइन करने की मैंने वहाँ हॉस्पिटल में कैसे सर्वाइव किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 25 को मेरा डिस्चार्ज हुआ। 25 को भी मैं चाह रही थी कि मैं डिस्चार्ज ना हूँ, वहीं पे मेरे को एडमिट कर लें क्योंकि मेरी ऑक्सीजन थोड़ी लो हो रही है। बट उन्होंने 1-2 बार वही कन्फ्यूजन होता रहा क्योंकि मेरी 95-96 में आने लग गई। फाइनली 26 को कंटिन्यूसली लो आई, तो 25 की नाइट को हम गए वहाँ हॉस्पिटल में, आके 95-96 हो गई, तो हम वहाँ हॉस्पिटल से लौट आए। 26 को वापस से हम इसी हॉस्पिटल में गए। इनके यहाँ भी एक छोटा सा वार्ड था, आइसोलेशन वार्ड, जिसमें अगर इनका कोई पेशेंट पहले से या बाद में कोरोना हो जाए तो ये रख लें। लेकिन ये
इसके फेवर में नहीं थे, बट तब भी थोड़ा सा हमने उनको कहा, क्योंकि जिस समय मुझे कोरोना हुआ था लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, वहाँ पे वर्स्ट टू वर्सन सिचुएशन थी, आप लोग सब जानते ही होंगे। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड फर्स्ट वीक ऑफ मई बहुत ही बुरी सिचुएशन थी, तो ऑक्सीजन एंड हॉस्पिटल कहीं नहीं मिल रहा था, और उस हॉस्पिटल में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही थी, तो हम लोगों ने चाहा कि हमें यहाँ एडमिट कर लें। तो 26 को मुझे एडमिट किया गया, एंड 26 की नाइट को ही मुझे बड़ा वाला NIV मास्क लग गया। उसको क्या NIV मास्क ही बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ चीज़ों को। मैं मतलब जो मेरे स्टार्टिंग के हफ्ता 10 दिन थे वो मेरे को दिमाग में याद नहीं है कि जब मैं हॉस्पिटल में रही थी। पहले मैं 3 दिन रही हूँ जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था, वहीं के आइसोलेशन वार्ड के हॉस्पिटल में रही थी, लेकिन मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मेरी सारी रिपोर्टें ख़राब हो रही थी, मेरा ऑक्सीजन लेवल लो पे लो जा रहा था, बहुत सिचुएशन ख़राब हो रही थी। तो वो लोग हमें कह रहे थे कि आप जाके कहीं कोरोना स्पेशल वाला जो हॉस्पिटल होता है कोविड वार्ड में जाइए। बहुत ढूंढा संदीप ने, लेकिन उनको वो नहीं मिला। इन दी एंड जिस हॉस्पिटल में हम गायनिक वाले में थे वो बहुत रिनाउंस हॉस्पिटल है, तो उन्होंने अपनी रेफरेंस से जैसे तैसे जुगाड़ करके हमें नियति हॉस्पिटल नियति मथुरा में रेफ़र करा। फाइनली वहाँ जाके एक बेड मिला। 29 की नाइट को मैं वहाँ एडमिट हुई, तो मेरे को रेफ़र किया गया था नियति हॉस्पिटल मथुरा में। रात के 3 बजे जाके मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल था, वो तो हम रेफरेंस से गए थे, इस वजह से जैसे तैसे उन्होंने हमको एडमिट कर लिया। मैं जब एडमिट हुई थी मैं क्रिटिकल कंडीशन में थी। जब मैंने वहाँ जो 3 दिन रही थी जिस हॉस्पिटल में, वहाँ पे मैंने जब CT स्कैन कराया था तो मेरा स्कोर आया था 17 आउट ऑफ 25 फर्स्ट डे जब मैंने कराया था। उसके बाद मैं 3 दिन वहीं रही, एंड इसको बोलते हैं आई थिंक 65%। और जब मैं नियति में पहुँची मुझे वहाँ पे पता चला कि मेरा लंग्स 90% तक ख़राब हो चुके हैं। मैंने वहाँ पे 3 रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होते हैं वो लगवा लिए थे, क्योंकि वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था, जो भी जैसे जो बोलते थे वैसे ही वो कर देते थे। लेकिन जब हम नियति में गए एडमिट होने, तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया था कि ये तीनों इंजेक्शन जो मुझे लगे हैं ये मुझे सूट नहीं करें, और इससे मेरी लंग्स पे एडवर्स इफेक्ट हुआ है, इसलिए मेरी कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। ये चीज़ मुझे बाद में बताई गई, मीन्स उन्होंने कहा था हमें नहीं पता कि आगे क्या सिचुएशन होगी, 50-50 चांसेस हैं, अगर इनकी बॉडी पे दवाइयों का असर आएगा तो मे बी और मे बी नॉट। बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी, हालात और माहौल दोनों ख़राब थे। मुझे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, एंड मेरी ऑक्सीजन लेवल लो चलती थी, तो मैं ऑक्सीजन मास्क पे कंटिन्यूस थी, और फिजिकली मुझे ऐसा कोई वहाँ दिक्कत नहीं आ रही थी। सांस लेने की दिक्कत आपको तब आएगी जब आपके पास ऑक्सीजन ना हो। तो बस मेरे लिए इस पूरी जर्नी में सबसे अच्छा पार्ट ये था कि मुझे कंटिन्यूस ऑक्सीजन मिलती रही, और साथ के साथ मुझे हॉस्पिटल मिल गया एक अच्छा, नियति हॉस्पिटल मथुरा। अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, अमेजिंग डॉक्टर्स। मेरी जान जो बची है वो सिर्फ उस हॉस्पिटल, उसके स्टाफ और डॉक्टर से ही बची है। वो लोग बहुत बहुत अच्छे थे। मैं वहाँ सबको बोल के आई हूँ कि मैं आप सबका नाम लेकर के ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, जब भी करूँगी। तो मैं रियली थैंकफुल हूँ वहाँ के सारे डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए। उन्होंने हमारा बहुत बहुत ध्यान रखा, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल्स में कितना बुरा हाल है। कोई ऑक्सीजन बंद, कोई ऑक्सीजन कम कर रहा है, कोई मतलब बस आपको डाल दिया बेड पे, उसके बाद कुछ मतलब नहीं। लेकिन वहाँ पे बहुत बहुत अच्छी तरीके से हमारा टेक केयर किया गया, और भगवान ने मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों के लिए मुझे ठीक किया। जिस दिन से मैं वहाँ एडमिट हुई, स्टार्टिंग के आई थिंक 2-3 दिन मेरी कंडीशन 2-3 दिन या 5 दिन शायद क्रिटिकल रही। वहाँ का मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग के 4-5 दिन बिल्कुल याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि हैवी दवाइयाँ दी जाती थी तो मैं पूरे दिन सोती थी, और मेरे मुंह पे बड़ा वाला मास्क लगा था, NIV मास्क। उसकी फ़ोटो मैं डाल दूँगी। 4 मास्क के बाद मैं घर आई हूँ। मेरी जर्नी वहाँ रही है पूरे 1 महीने की। मैं पूरा 1 महीना हॉस्पिटल रह कर के आई हूँ। 29 अप्रैल को मैं एडमिट हुई थी, और 29 मई को मैं डिस्चार्ज हुई हूँ। पूरे 1 महीने बाद मैं अपनों से दूर, अपने बच्चों से दूर, सबसे दूर रही। वहाँ पे हॉस्पिटल में किसी को अलाउ नहीं करते हैं, फ़ोन वगैरह भी पहले अलाउड नहीं थे। तो पहले मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, ना मैं होश में थी, कि मुझे इस चीज़ से कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन 4-5 दिन बाद मुझे फ़ोन मिला। मैं 25 दिन ICU में रह के आई हूँ, और 5 दिन मैं वार्ड में रही हूँ, नॉर्मल रूम में, करीब 25 दिन। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो अराउंड 55 डेज़ में ऑक्सीजन पे रही हूँ। 1 महीना वहाँ, और 20 डेज़ जब मैं अपने घर आ गई वहाँ। जी हाँ, मैं वहाँ से डिस्चार्ज होके ज़रूर आई, बट मैं 1 लीटर ऑक्सीजन पे थी। मैं वैसे तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, बट बीच बीच में जो मुझे याद आ जाता है वो समझाती हूँ। मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुई विद 1 लीटर ऑक्सीजन, पूरा सिलेंडर, ऑक्सीजन
कॉन्सेंट्रेटर संदीप ने सब इंतज़ाम किया था, उस पर मुझे डिस्चार्ज किया गया क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए थे एंड मुझे वहाँ पे पेट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, मीन्स मोशंस वगैरह नहीं हो रहे थे, तो उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आने लग गई थी। तो मैं और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहती थी, मेरे खाना पीना बहुत दिक्कत हो रहा था, आप फ्रेश नहीं हो पा रहे थे क्योंकि आईसीयू में आपको कोई बाथरूम नहीं जहाँ ले जाते हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन दी बेड, तो वो मेरे लिए पॉसिबल और कंफर्टेबल नहीं था और ना ही मैं कुछ ज़्यादा खा पा रही थी वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों का बहुत एडवर्स इफेक्ट रहा था मेरे पेट पे। चलिए वापस से आ जाते हैं मेरी जर्नी पे। तो मैं 3 दिन बड़ा वाला मास्क मैंने लगाया था यहाँ आगरा के हॉस्पिटल में और 8 दिन मैंने लगाया नियति मथुरा में। अभी भी देखिए मेरे को बहुत दिन हो चुके हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी मेरी सांस फूलती है, तो ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू करती हूँ। तो अब हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, वहाँ कोविड वार्ड था, पूरा उसको कोविड में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो संदीप मेरे साथ थे, हॉस्पिटल में नहीं लेकिन इस पूरी जर्नी में मेरे साथ थे, एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ लवर, एज अ फ्रेंड, एज अ फादर, वो हर तरह मेरे साथ थे। वो और मेरा भाई, जी हाँ मेरा भाई जिसकी अभी शादी हुई, मेरा 5th वाला भाई, जिस दिन मैं हॉस्पिटल में आगरा में एडमिट हुई थी उस दिन से लेके पूरे 1 महीने 1 सवा महीने दोनों मेरा भाई और संदीप दोनों वहीं मथुरा में रहे। हॉस्पिटल में आना अलाउड नहीं था, बट तब भी वो दोनों सुबह शाम आते थे, मेरी हर अपडेट लेते थे। वहाँ पे आप फिजिकली कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो दिन में एक बार वीडियो कॉल कराई जाती थी आपकी फैमिली से, 30 सेकेंड्स 1-1.5 मिनट अगर आप कुछ बात कर पाओ, बट आपके मुंह पे इतना बड़ा मास्क लगा होता था तो आप बात करने की स्टेज में ही नहीं होते थे। और मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या कंडीशन चल रही है, सिर्फ मेरे को अपनी कंडीशन और उस हॉस्पिटल की कंडीशंस पता थी। तो भाई और संदीप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे क्योंकि जो मेरी रिपोर्ट्स ख़राब आ रही थी वो सब उनको पता चलती थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि कुछ चीज़ें ख़राब हैं या मेरी रिकवरी में कोई दिक्कत आ रही है। स्टार्टिंग के दिन बहुत हैवी गए थे, स्पेशली उन लोगों के लिए। मेरे लिए तो मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी रिपोर्ट्स कितनी ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर्स ने मेरी रिपोर्ट्स देख के बहुत क्रिटिकल कंडीशन बताई थी। जब मैं हॉस्पिटल में रिकवर हो रही थी तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप बहुत क्रिटिकल स्टेज पे आए थे। डॉक्टर्स मुझे बताते थे कि आप इस कंडीशन में आए थे, आपका ये हाल था। तब मुझे पता चला कि मेरी ये कंडीशन थी। ना मेरा भाई और ना संदीप मुझे कभी बताते थे। तो 4-5 दिन बाद जब मुझे फ़ोन मिल गया था तब मैं उनसे थोड़ी बहुत देर चैट पे बात कर लेती थी, क्योंकि बोलना तो पॉसिबल था ही नहीं। एक तो सांस फूलती है आपकी, इतना ज़्यादा मेरा ऑक्सीजन लो लेवल था कि मुझे सबसे बड़े वाले मास्क पे आना पड़ा। तो बोलना तो कुछ बनता ही नहीं था, चैट पे थोड़ी बहुत देर बात हो जाती थी जो हो जाती थी। बट भगवान ने, थैंक्स टू द गॉड कि मेरा इम्प्रूवमेंट लेवल अच्छा रहा। जैसे जैसे उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, जिस दिन मैं एडमिट हुई थी उसी दिन उन्होंने प्लाज्मा डिमांड कर लिया था। तो संदीप और भाई ने मिलके मेरे लिए प्लाज्मा अरेंज किया, 2-2 प्लाज्मा चढ़े मुझे। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को वो प्लाज्मा वर्क करे, मेरी बॉडी, मेरे लंग्स सब थोड़ा हील होने लग गए। तो मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो वर्ड्स से थोड़ी बेटर होने लगी, नॉर्मल नहीं होने लगी, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट की कड़ी बनने लग गई। तो डॉक्टर्स को भी हिम्मत मिली और मेरे भाई और मम्मी सबको भी, उन्हीं फैमिली को भी थोड़ा सा पॉजिटिव टोन मिला। जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है इसका, कोरोना का, वो यही है कि सबसे पहले तो आपकी कंडीशन ख़राब ना हो, थोड़ी इम्प्रूव हो। अगर आप इम्प्रूवमेंट स्टेज पे जाते हो तो आपके चांसेस है सर्वाइव करने के और रिकवर होने के। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन बाद ही डॉक्टर्स मुझे इस तरह से मोटिवेट करते थे कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छी है, आप बहुत इम्प्रूव कर रहे हो। तो मेरे को मेरी वर्सन सिचुएशन कभी पता नहीं चली, हमेशा ये था कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, मेरी रिपोर्ट्स अच्छी आ रही है, मैं ठीक हो रही हूँ। थी मैं मास्क पे ही, फुल टाइम ऑक्सीजन सपोर्ट। आज मतलब घर आने के बाद भी मैं ऑक्सीजन सपोर्ट पे रही हूँ। तो ऑक्सीजन की मुझे बहुत नीड थी, लेकिन मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता है कि NIV मास्क पे कितनी ऑक्सीजन दी जाती है। बट वो बड़ा सा मास्क विथ हाई फ्लो प्रेशर, एंड वो मास्क सर्वाइव करने का निशान है ये आप देख लीजिए। वो मास्क इतना टाइट बनता है और मैंने उसको इतना टाइट बांधा कि मुझे ये निशान पड़ गया। बट कोई बात नहीं, ये निशान है मेरी उस जंग को जीतने का। ये ज़िंदगी भर मुझे एहसास दिलाएगा कि मैं कितनी बुरी हालत से आज यहाँ सही होकर के बैठी हूँ। तो ये है वो निशान, ये बड़े वाले मास्क के बाद मुझे हुआ था। तो 11 दिन करीब मैंने वो मास्क लगाया। फाइनली मेरी उस पर ऑक्सीजन बहुत अच्छी मेंटेन होने लग गई। डॉक्टर्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी कवर अप कर लूँगी।
उस मास्क पे, तो उस हॉस्पिटल में 8 दिन मैं उस मास्क पे रही। उसके बाद मैं हाई फ्लो मास्क पे आ गई। 15 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन जो हाई फ्लो पे चलती है। सबसे बड़े वाले मास्क पे बहुत एक्सेसिव फ्लो पे चलती है, इस पे हाई फ्लो पे चलती है। तो 15 लीटर्स ऑक्सीजन पे मैं रही 1 हफ्ता, मीन्स 15 से 14 भी नहीं हुआ, 1 हफ्ता मैं प्रॉपर 15 लीटर पे रही। उसके अगले 1 हफ्ते में मेरा मेंटेन होना शुरू हुआ कि 15 से 14, 12, 13, फिर 8, 6, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके अगले 1 हफ्ता 10 दिन में मेरा ऑक्सीजन थोड़ा मेंटेन होना शुरू हुआ। तो मैं बस यही है कि इसमें आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। नेगेटिव थॉट्स, वहाँ का माहौल आपको बहुत डिस्करेज करेगा। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिन्होंने मुझे बहुत थकाया, डराया था। मेरी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन तब भी मैंने हिम्मत बांधी। और हिम्मत बांधने में सबसे बड़ा सहारा मेरे हस्बैंड और मेरा भाई, इन दोनों, सचिन सिंह, संदीप सिंह, टन 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 मैसेज आते थे, कंटिन्यूअस घंटों मुझसे चैट करते थे, एक एक चीज़ मुझसे पूछते थे, मुझे एनकरेज करते थे, मुझे समझाते थे। दोनों के यही शब्द होते थे, बहन हम तुझे साथ लेके जाएंगे, तू ठीक हो, तू ठीक होगी, हम तुझे साथ लेकर चलेंगे। ये मेरे भाई के शब्द थे और संदीप के भी। तो इन दोनों ने मुझे वहाँ बहुत एक्सेस में सपोर्ट किया। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि भाई बहन से प्यार नहीं करता, लेकिन इतना प्यार करता है ये मुझे नहीं पता था। मेरे और भी भाई हैं, लेकिन ये उस समय मेरे साथ वहाँ रहा क्योंकि मेरे बाकी भाई को भी कोरोना हो गया था और वो घर पे थे। ये चीज़ मुझे घर आकर के पता चली। मैं 30 डेज हॉस्पिटल में रही। मैंने अपनी मम्मी से, अपने बच्चों से, किसी से कोई बात नहीं की क्योंकि मेरे हाल नहीं थे और मेरी हिम्मत नहीं थी। अगर मैं उनसे बात कर लेती तो मेरी हिम्मत टूट जाती। वहाँ पे मैंने अपना बहुत दिल पक्का किया था। मैं हॉस्पिटल, नर्सेस, डॉक्टर्स में खुद को इन्वॉल्व रखती थी। मैं घर के बारे में ना पूछती थी और ना ही ये दोनों मुझे कभी बताते थे। तो ये एक चीज़ मैंने अपना दिल पक्का करके की थी। मैं अपनी 4 या 5 दिन की बच्ची को छोड़ करके आई थी। मुझे पता है मैं कैसे हॉस्पिटल में अपने आप को हिम्मत देती थी, बट मैंने हिम्मत दी और देखिए आज मैं यहाँ बैठी हूँ और अब मैं अपनी बच्ची को खुद पाल भी रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की थी मेरी जर्नी। अब मुझे एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं है कि किस दिन मेरा कौन सा मास्क हटा, कौन सा नहीं हटा। सबसे पहले NIV मास्क था, बाईपैप NIV मास्क, सेकेंड हाई फ्लो मास्क, थर्ड था फेस मास्क और फोर्थ होता है आपका नेजल। मैं चारों की स्टेप बाय स्टेप फोटोज आपको दिखा दूंगी कि क्या होता है अगर किसी को ये जर्नी समझनी हो। और मैं नेजल पे 1 लीटर ऑक्सीजन पे घर पे आई थी। मेरा फॉल बहुत था, लेकिन ये था कि मैंने 2 लीटर तक मेंटेन कर लिया था। 1 लीटर पे जब मैं 88-90 मेंटेन कर रही थी तब फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया था मुझे डिस्चार्ज करने का, अगर मेरे घर में ऑक्सीजन अरेंज हो सकती है तो संदीप ने और भाई ने मिलकर सब कुछ अरेंज किया था एंड 1 लीटर ऑक्सीजन पे वो मुझे डिस्चार्ज करा के लाए। ये तो हो गई ऑक्सीजन की। उसके बाद मैं C-सेक्शन करा के हॉस्पिटल में गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और अभी भी मैं बहुत वीक हूँ। अभी मुझे 1 महीने में हॉस्पिटल में रह के हुई हूँ और 1.5 महीना हो गया मुझे घर आके। एंड आप मानोगे नहीं कि मैं अभी भी बहुत एक्सेस में वीक हूँ। हॉस्पिटल में तो आप 30 दिन बेड पे पड़े रहे थे, मोशंस के लिए भी मैं उठी नहीं। तो मेरी बॉडी जाम हो चुकी थी, मीन्स मैं खड़ी तक नहीं हो सकती थी। मैं इतनी इनकेपेबल हो गई थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। इसलिए मुझे पेट का ज़्यादा इशू था। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद एक कदम चलना मेरे लिए हो पाया। फिजियोथेरेपी चलती थी वहाँ, उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे सपोर्ट से खड़ा करा, तब जाके मैं 1-2 कदम चली एंड तब जाके मैं फ्रेश हुई और मेरा पेट का थोड़ा सा हेल्प हुई। अदरवाइज 30 डेज आप सोच सकते हो जो मोशंस हमें एवरीडे आते थे वो 30 डेज वहाँ सबको डिफ़िकल्टी थी। मैं फिज़िकली ज़्यादा मतलब मेरे को ज़्यादा फिजिकली दिक्कत आई थी क्योंकि मेरा C-सेक्शन हो रखा था और उसके बाद में कोरोना पॉजिटिव हो गई, वो भी सीरियस में। तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। अभी भी मैं चलती हूँ तो लड़खड़ा के चलती हूँ। स्टार्टिंग के 10-15 दिन जब मैं डिस्चार्ज होकर आई थी, मैं संदीप के सपोर्ट के बिना चल नहीं सकती थी। 1.5 या 2 महीने संदीप ने छुट्टी ली, 1 महीना वहाँ और 20 दिन शायद यहाँ पे। उनके सपोर्ट के बिना ना मैं बाथरूम जा सकती थी ना कुछ। वहाँ हॉस्पिटल में तो बाथरूम जाने का कोई चांस होता ही नहीं। यहाँ जब मैं घर आई, बिल्कुल बेड से लगा मेरा बाथरूम है, उतना चलने में भी मेरी ऑक्सीजन पे मैं 2 से 3 ऑक्सीजन बढ़ा के जाती थी और लौट के आती थी तो मेरी 70s में फॉल होती थी। ये सिचुएशन थी। तो बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है ये मेरी। बस भगवान ने मुझे वापस भेजा। मैं सबकी थैंकफुल हूँ जिन जिन में मेरे लिए दुआ की। मेरे अपने, मेरे दोस्त, सब ने बहुत सपोर्ट किया, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो। संदीप के कलीग्स थे, फैमिली थी, मेरी फैमिली, सब ने एक दूसरे ने बहुत हिम्मत बांधी। उस समय मैं किसी के टच में नहीं थी, लेकिन घर आके मुझे हर किसी का साथ सपोर्ट का पता चला। तो आई एम स्टिल वेरी थैंकफुल टू एवरीवन कि सबने इस जर्नी में
इस बुरे वक्त में मेरे बच्चों का ध्यान रखा, मेरे लिए दुआएं की। और बच्चों की बात आ गई तो हाँ, मेरी मम्मी और मेरी नई वाली भाभी, जो मेरा भाई 5th वाला मेरे पास वहाँ मथुरा में होटल में रह रहे थे। ये लोग पूरे 1 महीना सुबह शाम हॉस्पिटल आते थे, मेरी अपडेट लेते थे, वीडियो कॉल करते थे, कोई ज़रूरत होती थी तो मुझ तक सामान पहुँचाते थे, गार्ड्स को पैसे दे दे के मेरी ज़रूरत की हर चीज़ मेरे तक पहुँचाते थे। मुझे फ़ोन दिया, मुझे बैटरी बैंक दिया, हर सुबह शाम मेरे को बैटरी बैंक चार्ज करके दे के जाते थे, लेके जाते थे कि किसी तरह मेरा उनसे कॉन्टैक्ट ना ख़त्म हो। तो इस तरह से वो रहा, मेरा वो भाई वहाँ 1 महीने वहाँ रहा और वो मेरी नई भाभी यहाँ रही। 1 महीना उस दौरान रही और 1 महीना उसके बाद रही, जब मैं यहाँ पे सही होकर के आ गई थी। उन्होंने ही शौर्य को संभाला और मेरी मम्मी ने मेरी बेटी को संभाला, दोनों ने मिलकर संभाला। और मेरे सास ससुर भी थे, लेकिन वो बाकी काम कर पाते थे। वो बच्ची मेरी छोटी थी तो उस तरह से जिम्मेदारी से पूरा वो छोटी बच्ची को ना देख पाए, क्योंकि वो लोग थोड़ा बाहर जाते थे तो वो अवॉइड करते थे उसे टच करना। लेकिन सब लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया एंड तभी मेरे घर में भी बच्चे भी ठीक है और अब मैं भी ठीक हूँ। मैं फिज़िकली वीक हूँ, ऑक्सीजन मेरी मेंटेन हो चुकी है। करंटली मुझे 1.5 महीना हो चुका है। आज कौन सी डेट है? आज 8th है। आज 8th ऑफ जुलाई पे मैं वीडियो बना रही हूँ और आज ही मैं इसे अपलोड कर दूँगी। तो अब मैं विदाउट ऑक्सीजन हूँ, विद द ग्रेस ऑफ गॉड। 95 से 98 तक मेरी ऑक्सीजन मेंटेन रहती है। विदाउट ऑक्सीजन मैंने 55 दिन, 50 से 55 दिन लगाई है। 50 डेज़ तो मैंने प्रॉपर फुल डे ऑक्सीजन लगाई है, मीन्स 30 डेज़ वहाँ, 20 डेज़ यहाँ। और फिर मेरी ऑक्सीजन जैसे जैसे मेंटेन होने लग गई तो मैंने डे की छोड़ दी। पहले 1-1, 2-2 घंटे मैं छोड़ती थी। 80, 93, 94, 92 ऐसे आती थी तो मैं छोड़ देती थी। 1-1, 2-2 घंटे हम बाहर बैठती थी फ्रेश एयर में, तो वहाँ मेरी सैचुरेशन बढ़ जाती थी। तो वहाँ मैं 2 घंटे बाहर बैठी हूँ तो मैंने ऑक्सीजन नहीं लगाई है। धीरे धीरे करके 2 घंटे हुए, फिर सुबह हुआ, फिर शाम हुई, ऐसे करके मैंने फुल डे की छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन रात को मैं लगाती थी क्योंकि मेरी नाइट में फॉल होती थी 89, 90, 91 इतनी जाती थी। तो उस पर मैं रिस्क नहीं लेती थी क्योंकि मुझे सोना होता था तो मेरे को घबराहट और डर से मैं सो नहीं सकती थी। जबकि डॉक्टर ने कहा था कि आपकी 90+ आए तो आप हटा सकते हैं। तो डे में जब मेरी 90+ आने लग गई थी तो मैंने ऑक्सीजन हटाना शुरू कर दिया था। लेकिन नाइट में मैंने नहीं हटाई। नाइट में मेरी उसके अगले 10-15 दिन मैंने 16 ऑफ जून को डे की ऑक्सीजन हटाई थी और 25 और जून को मैंने नाइट की ऑक्सीजन हटाई। इस तरह से रहा। तो सोच लीजिए 29 अप्रैल से 25 ऑफ जून तक मैं ऑक्सीजन पे रही हूँ। कुछ दिन नाइट में मैंने लगाई। फाइनली नाइट में मेरी 93, 94 मेंटेन होने लग गई। रात को 2-2, 3-3 बार उठ के चेक करते थे। जब मैं उठती थी मैं चेक करती थी, संदीप उठते थे, संदीप चेक करते थे। 93, 94 आ रही थी तो मैंने ऑक्सीजन रात की भी बंद कर दी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक डिवाइस होता है जो खुद ऑक्सीजन बना के आपको सप्लाई करता है। तो पहले वो था और सिलेंडर्स भी हैं। देखिए अभी भी ये सिलेंडर यहाँ रखा है, ये देखिए 3 सिलेंडर भर के रखे, 3 सिलेंडर भरवा के रखे हुए हैं। लेकिन भगवान की दुआ से अब इनकी नौबत नहीं आएगी। जस्ट फॉर इमरजेंसी ये रखे। एक छोटा सिलेंडर कार में रखा है क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाने आना कभी पड़ता था। हॉस्पिटल जाने आने के भी आप सुनिए, मैं एक कदम नहीं चल सकती थी। मेरी इतनी बुरी हालत थी कि संदीप मुझे गोद में उठा के बेड तक ले जाते थे और बेड से उठा के लेकर जाते थे। बाथरूम जाना भी मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट टास्क था कि मैं हाफ जाती थी, मेरी हालत ख़राब हो जाती थी उठना और बैठना। जिस दिन से मैं वहाँ से डिस्चार्ज हो गई उसके 2-3 दिन बाद ही 2 जून, मई या जून, हाँ 2 जून से मेरा फिजियोथेरेपी लगी। 2 जून से 2 जुलाई तक पूरे 1 महीने मेरी फिजियोथेरेपी चली। उन्हीं की हेल्प से अब ये है कि मैं अपना चल फिर पाती हूँ, लड़खड़ाती चलती हूँ, प्रॉपर नहीं चलती हूँ। मेरे घुटनों में हैवीनेस रहती है, मेरे पैरों में थोड़ा दर्द रहता है। शाम को मेरी मालिश होती है, मॉर्निंग में मेरी फिजियोथेरेपी होती है। तो अभी फिजियोथेरेपी ख़त्म हो गई है, मालिश हो गई है क्योंकि अब मैं काफ़ी बेटर हो रही हूँ। नॉर्मल तो मैं अभी बिल्कुल नहीं चल पा रही हूँ, लेकिन पहले जब मैं 2 कदम नहीं चल पाती थी, अब मैं इतना घर में घूम लेती हूँ और मेरी ऑक्सीजन भी उतनी फॉल नहीं होती है। जो कोरोना वाले पेशेंट्स होते हैं उनके ऑक्सीजन फॉल एक बहुत बड़ी इशू रहता है। आप ऑक्सीजन मेंटेन ज़रूर कर लेते हो आप नॉर्मल सिचुएशन में, बट आप जैसे ही उठोगे, बैठोगे, कुछ भी एक्टिविटी करोगे, आपकी फॉल होगी। तो फॉल में भी कंट्रोल होना चाहिए। अब जाके मेरी फॉल 90s के अंदर रहती है। मीन्स मैं कहीं जाती आती हूँ 92, 90 इतनी फॉल होती है और वो इमीडिएटली 95, 96 आ जाती है। तो अब उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो गया है। अब सबसे मेन जो मेरी फिजियोथेरेपी लगी थी, जैसे मैं केपेबल हुई, मैंने उनको कहा मुझे सीढ़ी चढ़ना उतरना सिखाइए। सीढ़ी इतना डिफ़िकल्ट टास्क था। फर्स्ट डे जब मैंने ट्राई किया था, इतना एक्सेस में डिफ़िकल्ट, मैंने नहीं सोचा था कि ये वही सीढ़ियाँ जिनमें मैं बिना रेलिंग पकड़े चलती थी और आज मुझे इस तरह से पकड़ के चलना पड़ा।
लेकिन जैसे भी करके उन्होंने मुझे धीरे धीरे 5 सीढ़ी, 10 सीढ़ी, 15 सीढ़ी, अब फाइनली मैं रेलिंग पे पकड़ के खींच खाच के अपना चल लेती हूँ। तो संदीप को मुझे गोदी नहीं उठाना पड़ता है, मैं उतर तो कन्वीनियंटली जाती हूँ, चढ़ने में मेरी सांस फूलती है तो मैं 5 सीढ़ी चढ़ती हूँ, फिर थोड़ा सांस लेती हूँ, फिर 5 सीढ़ी चढ़ती हूँ, फिर सांस लेती हूँ। ऐसे कर करके अब मैं सीढ़ी अपने आप उतरना चढ़ना सीख गई हूँ। मैं अपनी फिजियोथेरेपी की वो चले गए, उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई एंड उसमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये इसको बोलते हैं रेस्पायरोमीटर। ये मैंने हॉस्पिटल में ले लिया था जब मेरी 15 लीटर ऑक्सीजन पे आई थी। उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया था अब आपको खुद अपनी तरफ से कोशिश करनी है अपने ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए। तो ये मैंने तब से स्टार्ट किया था। पहले 1 बॉल उठती थी, फिर घर आई थी तो 1 ही बॉल उठती थी, येलो थोड़ी उठती थी, फिर येलो हाफ हुई, फिर फुल हुई। अब फाइनली मैं एक 3rd बॉल तक आ गई हूँ। पूरी नहीं उठती है, कभी कभार उठ जाती है, लेकिन ये सोच लीजिए 2.5 बॉल में उठा लेती हूँ, इतना है। और ऊपर पूरी भी उठ जाती है। तो जब तक मैं इस एक्सरसाइज में पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो जाती, बिना सांस फूले, बिना थके, जब तक मैं तीनों बॉल उठा के मेंटेन नहीं कर लेती, तब तक मैं इस एक्सरसाइज को छोड़ूंगी नहीं। इसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, डीप ब्रीदिंग होती है, बलून फुलाना, कैंडल ब्लो करना, सब कुछ मैं कर रही हूँ। जैसे मैं को टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं कर लेती हूँ। और ये सब चीज़ें बहुत बहुत हेल्पफुल होती हैं आपकी लंग्स को रिकवर करने में। तो आप ये सब मेंटेन करिएगा। ये नहीं कि आपकी ऑक्सीजन मेंटेन हो गई तो आप ये ऑक्सीजन छोड़ देंगे, ये एक्सरसाइजेस छोड़ देंगे। आपको ये सब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके लंग्स इतने ज़्यादा इन्फेक्ट हो चुके थे कि आपको उनकी हीलिंग नीड है। आज आप अपने आप से सांस ले पा रहे हो, उसका ये मतलब नहीं है कि आपके लंग्स बिल्कुल ठीक हो गए। अगर मैं अभी भी सीटी स्कैन या एक्सरे कराऊंगी तो मेरा इन्फेक्शन लेवल अभी भी आएगा, कम आएगा लेकिन आएगा। सोचिए मैं 90% पे थी। मैं जब गई थी तब मेरा 17 स्कोर था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची डॉक्टर ने मुझे बोला था आप 90% इन्फेक्शन पे आई थी। आपको बहुत थैंकफुल होना चाहिए गॉड को, आपकी बेटी आपके लिए बहुत किस्मत वाली है जो आप ठीक हुए। वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे। डॉक्टर उत्पल शर्मा जो वहाँ के मेन डॉक्टर थे, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, सबसे हेड थे। सारे डॉक्टर्स को मुझसे बहुत अफेक्शन था, बहुत इंडिविजुअली सब मेरा ध्यान रखते थे और मैं भी उन लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती थी। जब मैं वेट करती थी कि डॉक्टर्स की विजिट का, कि कब वो आएंगे, कब मेरा हालचाल लेंगे, कब मैं अपनी कोई चीज़ उनसे पूछूंगी, तो वहाँ पे बहुत सारे यंग डॉक्टर्स भी थे। डॉक्टर उत्पल शर्मा, बहुत सारे नाम थे, अब मुझे सबके नाम याद नहीं है। हाँ, कुछ सिस्टर्स थी जिनकी मैं डेफिनेटली नाम लेना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी इस जर्नी में, जब क्योंकि उनकी ड्यूटी लगती थी 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, जब वो हमारा ध्यान रखती थी, तो वहाँ आपकी फैमिली फ्रेंड्स तो होते नहीं हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। यही डॉक्टर्स और यही स्टाफ थे जिनके सहारे, जिनकी पॉजिटिविटी से आपको हिम्मत मिलती है और आप रिकवर करते हो। तो सबसे पहले अर्चना, संजना, मनीषा, सबिता और सूर्या, ये 4-5 हैं जिनके मुझे नाम याद है और इनकी ड्यूटी मैक्सिमम मेरे पास लगती थी। तो इन लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा था। और वहाँ पे सिस्टर्स के साथ साथ ब्रदर्स भी होते हैं, मीन्स लड़के भी नर्स के फॉर्म में होते हैं, तो वो भी बहुत ध्यान रखते थे। वो नर्सेस से भी ज़्यादा ध्यान रखते थे। मैंने वहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत मैं परेशान भी करती थी क्योंकि कभी कभार मैं एकदम पैनिक कर जाती थी, मुझे घबराहट हो जाती थी। लेकिन ये था कि वैसे मुझे कोई फिजिकली वहाँ दिक्कत नहीं थी, सिर्फ ऑक्सीजन मास्क पे थी और मुझे ये और बेचैनी वगैरह वहाँ नहीं होती थी। घर आके ज़रूर मुझे होने लग गई। वहाँ पे बस मुझे अंधेरा और दरवाज़ा बंद, ये 2 चीज़ें मुझसे नहीं होती, मतलब उसमें मेरा दम घुटता था। वहाँ रहती थी तो बस यही दुआ करती थी कि कब यहाँ से जाऊँगी और अपने आप से सांस लूँगी। और जब मैंने अपने घर आके 15-20 दिन बाद खुद से सांस ली, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आपकी ज़िंदगी का सबसे सुकून में पल है जब आप खुद से सांस ले रहे हो। आप इतने दिन अपनी सांसों के लिए इतना फाइट किया है, आपने हर समय ऑक्सीजन मास्क में रहे हो, तो आप खुद अपनी नाक से अपने आप सांस लेना और बिना घबराहट के, बिना बेचैनी के, इतनी बड़ी विक्ट्री है ना आपके लिए। मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकती हूँ। मैं जब ऑक्सीजन पे भी थी तो भी मैं रोज़ बालकनी में बैठती थी और आज भी मैं रोज़ बालकनी में सुबह शाम बैठने की कोशिश करती हूँ अगर गर्मी ना हो तो। इस तरह से मेरी पूरी जर्नी रही। बस मैं सबको थैंकफुल हूँ, गॉड को, अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, फैमिली को, एवरीवन जिन सब ने मेरे लिए दुआ करी और मुझे ठीक करके मेरे बच्चों के पास अपने घर में भेजा। तो बस फ्रेंड्स, यही थी मेरी जर्नी। कुछ याद आएगा तो बाद में बता दूंगी। आपकी कोई क्वेश्चन हो तो लिख दीजिएगा। और थोड़ी लंबी वीडियो होगी, सॉरी फॉर दैट, बट मैं इस पूरी जर्नी को एक ही बार में आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड अब देखेंगे आगे कि मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करती हूँ या नहीं, क्योंकि व्लॉगिंग इज़ नॉट अ ईजी थिंग। उसके लिए आपको चल के ट्राइपॉड, फोटो, वीडियो सब करना पड़ता है। बट अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ही मैं कोशिश करूँगी इस जर्नी को आगे बढ़ाने का यूट्यूब की, अदरवाइज मैं फिर अपना रेस्ट करूँगी और अपनी बच्ची पालूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।